हिंदी गद्य के इतिहास में ही हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के नाटक और उनके तत्व। मैं आगे फिर आपको बताऊंगी कि गद्य की कितनी विधाएं हैं और उनके तत्व क्या हैं। तो गद्य की विधाओं में जो प्रधान विधा है, गद्य के दो भेद हैं, प्रधान और गौड़। प्रधान में नाटक भी प्रधान ही है। इसमें सर्वाधिक जयशंकर प्रसाद ने ही इस युग में नाटकों का ऐतिहासिकरण करते हुए समाज के सम्मुख साहित्य में प्रस्तुत किया है। नाटक तत्वों पर आधारित स्कंदगुप्त। नाटक के कितने तत्व हैं? 6। पहला है कथावस्तु। कथावस्तु में उस विषय से संबंधित समस्त विचारधारा या छोटे से कथा प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है, उसे कथावस्तु कहते हैं। भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग गुप्त काल का संबंध स्कंदगुप्त नाटक कथानक से है। उसमें वर्णित घटनाओं का आधार इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, जिसमें तत्कालीन अभिलेख, इतिहास एवं साहित्य ग्रंथ और सिक्के आदि सम्मिलित हैं। इतिहास के रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रसाद ने अपनी मौलिक खोज जन विश्वास और कल्पना द्वारा की है। नाटककार के अपने शब्दों में पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहाँ एक संभव हो सके न होने दी गई है, फिर भी कल्पना का आलंबन लेना ही पड़ता है, केवल घटना का परंपरा ठीक करने के लिए। घटना है, लेकिन अगर उसे हम साहित्य में ला रहे हैं तो उसको रोचक, आनंदप्रिय और समाज में बताने के लिए उसका मर्मांतक या मार्मिक वर्णन करना आवश्यक है। वास्तव में इस नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय संवेदनाओं का निर्छिन्न मिश्रण है। आंतरिक कलह और हूणों के आक्रमण में विचलित गुप्त राज्य लक्ष्मी को पुनः स्थिरता प्रदान करना आधिकारिक वस्तु है और मालव देवसेना और विजया से संबंध कहानी प्रासंगिक है। देवसेना और विजया की कहानी को केवल साहित्य को मनोरंजक बनाने के लिए प्रयोग किया गया है और उनको एक माध्यम दिया गया है कि समाज में एक राजा, एक प्रेमिका और एक उसकी सहगामिनी का क्या अस्तित्व होता है। इन दोनों घटना समूहों का अच्छा संधान नाटक में हुआ है। प्रासंगिक घटनाओं के पेड़ में पढ़कर कथावस्तु जटिल नहीं बनी है, केवल इतिहास नहीं है, उसमें मनोरंजन का भी साधन है। कुछ आलोचक नाटक के पहले दृश्य, चौथे अंक का मीर के न्यायाधिकरण, उससे आगे प्रख्यात कीर्ति वाले ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष संबंधी दृश्य तथा 5वें अंक और पहले में अंतिम दृश्य को अभाव या तनाव मानते हैं, परंतु नाटक का पहला दृश्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिचायक है। जो बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष संबंधी दृश्य ये भारत की तत्कालीन शोचनीय दशा का चित्रण है। मुद्गल का सिंहावलोकन आदि कलात्मक नहीं, तथापि घटनाओं के एक सूत्रता की दृष्टि से उपयुक्त है। कलात्मक नहीं था, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाता और मुद्गल को हटा दिया जाए तो सिंहावलोकन अर्थात पीछे मुड़ के देखने वाली दृष्टि हमको नहीं मिलती। हम जानते ही नहीं कि स्कंदगुप्त क्या है। स्कंदगुप्त में कार्य तत्व सम्यक द्वेष वेग से आगे बढ़ता है, घटनाओं में प्रवाह है, परंतु ये देश विचार करें, इसकी शक्ति पीछे जाने वाली द्रुतता नहीं है। संयोजन अत्यंत प्रभावपूर्ण और प्रसाद के संयुक्त संगुम्फन कुशलता का द्योतक है। पात्र और चरित्र चित्रण। स्कंदगुप्त में पात्रों का नियोजन भी इतिहास और कल्पना के सहयोग से हुआ है। पात्र और चरित्र चित्रण, कभी कभी हम देखते हैं हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है, या हम अगर पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि सही चरित्र चित्रण नहीं होता। गांव में रहने वाला आदमी जिसने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो उस प्रकार की वेशभूषा धारण करता है जो उसके अनुकूल नहीं थी, जो उसके परिवार की अनुकूलता नहीं दिखाता। लेकिन इतिहास जब हम साहित्य से देखते हैं, साहित्य को अपने अंतर्गत रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वही लेखक, वही कवि, वही नाटककार, वही एकांकीकार सफल है जो देश काल वस्तु के हिसाब से पात्र एवं चरित्र चित्रण का निर्धारण अपने काव्य में करता है या गद्य साहित्य में करता है। जयशंकर प्रसाद ने भी स्कंदगुप्त में पात्रों का नियोजन इतिहास और कल्पना के सहयोग से किया है। कल्पना नहीं होगी तो इतिहास रूखा हो जाएगा। ऐतिहासिक पात्रों का चरित्रांकन
इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही हुआ है, परंतु उन्हें मानवीय बनाने के उद्देश्य से कहीं कहीं थोड़ा परिवर्तन हुए। परंतु नाटक में कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्र, पालित, भट्टार्क, भारवनाग, गोविंद गुप्त, मातृगुप्त, बंधु वर्मा और अनंत देवी ऐतिहासिक पात्र हैं। केवल कल्पना से 2 स्त्री पात्रों का ही वर्णन किया गया है, जबकि देवसेना और विजया प्रसाद की कल्पना दृष्टि है। पात्रों के अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद दोनों का सहारा ले गया है। अंतर्द्वंद का सबसे सुंदर और मनोवैज्ञानिक स्वरूप स्कंद और देवसेना के चरित्र में दिखाई देता है। पात्रों के चरित्र विकास होने के लिए प्रसाद ने पात्रों के संस्कारों के अनुकूल परिस्थितियों की सृष्टि करके उन्हें विकसित किया है। गीत का अवसर कब आया है, उन्होंने उसका ऐसी पंक्तियां बना दी हैं कि जब देवसेना गीत गाती है। प्रसाद के नाटकों में देव, दानव, मानव तीनों कोट के पात्रों का नियोजन हुआ, परंतु इस नाटक में लेखक ने सभी पात्रों को मानवीय स्तर पर रखने का प्रयास किया है। कोई देवता नहीं बना इसमें, कोई उत्कृष्ट नहीं बना इसमें कि वो राम से श्री राम बन गया हो। सामान्य जीवन में रहते हुए, एक राजा रहते हुए मेरी क्या विवशता हो सकती है, मेरी क्या कमजोरी दुर्बलता हो सकती है, ये सब स्कंदगुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने दिखाने का प्रयास किया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके पात्र नाटककार के विचारों और छाया मात्र नहीं रह गए हैं, इसलिए उनके चरित्र सजीव हैं। भारतीय विधान के निर्वाह करते हुए स्कंद को नाटक के नायक पद पर अभिव्यक्त करते हुए उसे धीरोदात्त कोटि का नाटक कहा है। सभी गुण उसके अंदर दिग्दर्शित होते हैं। क्रिया व्यापार को लक्ष्य की ओर ले जाने वाला नाटक के प्रधान रस वीर है। पहले भी मैं आप लोग से चर्चा कर चुकी हूँ कि महाकाव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो महाकाव्य में उसका नाटक धीरोदात्त होना चाहिए, वीर, शांत या श्रृंगार रस में से कोई एक गुण होना चाहिए, रस होना चाहिए। तो स्कंदगुप्त में हमें वीर रस दिखाई देता है। स्कंदगुप्त नाटक में नायिका पद की एकमात्र अधिकारिणी देवसेना है। नाटकीय वातावरण के संपूर्ण कोमलता का अवलंब है। उसके संवादों का अपना व्यक्तित्व जो अन्य किसी नाटककार की कृति में नहीं मिलता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि नाटक में संवाद होते हैं, कहानी में कथोपकथन होता है। नाटक को हम मंच पर दिखा सकते हैं, एकांकी को हम मंच पर दिखा सकते हैं, लेकिन उपन्यास का एकांकी हम उपन्यास में और कहानी में हम कथोपकथन है जो हमारे सामान्य वार्तालाप होते हैं, लेकिन उन वार्तालापों में कितनी अनुकूलता है, कितनी सहजता है, ये हमको प्रसाद के संवाद की विशेषता दिखाई देती है। स्कंदगुप्त में संवादों द्वारा वस्तु को बड़े ही कौशल से आगे बढ़ाया है। एक बात में से दूसरी बात और तीसरी बात स्वयं निकलती आती है, मतलब हमें प्रसंग की जरूरत नहीं पड़ती, प्रसंग अपने आप आ जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पात्रों के संवाद वस्तु को त्वरा प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्कंद के कथोपकथन पात्रों के चरित्रांकन में भी सहायक रहे। जब हमारा कथोपकथन अच्छा होगा, हमारा संवाद अच्छा होगा, तो हमारी कहानी अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। पात्रों ने अपनी दूसरे व्यक्तियों की चरित्रता, विशेषता का परिचय अपनी बातचीत में दिया। स्कंद के कुछ संवादों में गहरी दार्शनिकता दिखाई देती है, इसीलिए विचार बोझिल हो जाते हैं। स्कंदगुप्त का यहाँ क्या है, चूँकि जयशंकर प्रसाद संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग बहुत करते थे, इसलिए कभी कभी उनके वाक्य लंबे और बोझिल लगते हैं, परंतु नाटक की रोचकता और अभिनेता में बाधा नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए स्कंद का कि इस साम्राज्य का बोझ किस लिए कथन लिया जा सकता है। देशकाल, स्कंदगुप्त कथन गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के समय का है। पूर्व में लौहित्य, पश्चिम में सिंधु, उस पार निषद पर्वतमाला, उत्तर में हिमालय और घटनाओं की कालविधि 456 से लेकर 467 ईसा तक की है। गुप्त वंश में उत्तराधिकारी नियम अवस्थित था, इससे गृह कलह और षड्यंत्र को समय मिल रहा था, अवसर मिल रहा था। देश की आंतरिक स्थिति, दुर्बलता और विदेशियों ने पहचान लिया था। परिणाम स्वरूप आर्यावर्त पर प्रलय और के मेघ मालाएं घिराई थी। जब व्यक्ति जानता है कि इनके कुटुंब में कलह चल रही है, तो बाहरी लोग जो हैं उस पर हस्तक्षेप करते हैं। साहित्य में श्रृंगारिक भावों की प्रधानता थी। साहित्यकार राजाश्रय के लिए लालायित रहते थे, जैसे मातृगुप्त।
कि मतलब भाई मर जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। लालच, ईर्ष्या, द्वेष, संगीत पर्याप्त लोकप्रिय था। इस प्रकार स्कंदगुप्त में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के अतिरिक्त साहित्य, संगीत और संस्कृत से संबंधित उल्लेख भी अत्यंत स्पष्ट है। भाषा शैली, भाषा शैली अभिव्यक्ति का साधन है। उसका सशक्त और प्रभावशाली होना आवश्यक है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार प्रसाद जी की भाषा कैसी है? सभी कहते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया कि संस्कृतनिष्ठ भाषा होने के कारण कभी कभी नाटक बोझिल से लगते हैं, लेकिन नागेंद्र जी ने प्रसाद के लिए क्या कहा कि शैली में अभिनयोचित, मतलब अभिनय के साथ साथ जो अभिनय के लिए उचित है, चांचल्य नहीं है। स्कंदगुप्त में उनकी भाषा की प्रौढ़ता नाटकीय गरिमा के साथ दृष्टिगोचर होती है। पात्रों की सांस्कृतिक और भावनात्मक विविधता के कारण भाषा के स्वरूप में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे भाव बदलेंगे वैसे वैसे हमारी भाषा बदलेगी। क्रोधित हैं तो क्रोध के स्वर निकलेंगे, दुखी हैं तो करुणा के स्वर निकलेंगे। स्कंद का व्यक्तित्व दार्शनिक और देवसेना का मातृगुप्त में कवित्व होने में उनकी भाषा भी है, दैवी गंभीर है और काव्य है। उदाहरण के लिए, तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं, मतलब ये क्या है? इसके साथ दूसरा प्रसंग नाटक में हमें सहज दिखता है। प्रस्तुत नाटक में ओजपूर्ण, भावात्मक, व्यंग और गंभीर विचारपूर्ण शैलियों का प्रयोग है। उद्देश्य, मानवीय सृष्टि होने के नाते साहित्य की प्रत्येक विधा सउद्देश्य होती है। प्राचीन इतिहास को लेकर नाट्य रचना करने में प्रसाद का उद्देश्य भारतीय इतिहास के अप्राकृतिक आपदाओं, प्रकांड घटनाओं को भी सबके सामने स्पष्ट करता है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने के लिए सब कुछ प्रयत्न किया। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जात को अपना आदि संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। आदर्श बनाना, अगर हम इतिहास को देखें कि वहाँ हमारे वैमनस्य से हमारे देश पर विदेशी शासकों ने राज्य किया, इसीलिए प्रसाद के नाटकों से हमें पता चलता है कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित और समभाव होना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना तथा उसकी रक्षा के लिए भक्ति अर्जन करने का संदेश भी नाटक में निहित है। युग चेतना को पहचानते हुए नाटककार ने राजनीति को धर्म से अलग रखने की बात इन शब्दों को कही। बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग नहीं लेंगे। अर्थात जो धर्म वाला व्यक्ति है वो केवल धर्म का कार्य करे, राजनीति में ना है। काव्य और गीत, प्रसाद के नाटकों में काव्य की भी गहरी और प्रफुल्ल अंतर्धारा बह रही है। नाटक में सबसे बड़े उदाहरण उनके गीत हैं। स्कंदगुप्त नाटक का सारभूत प्रभाव भी काव्य है। प्रधान रस, नाटक का प्रधान रस भारतीय विचार पद्धति ने माना है। रसवाद की दृष्टि से विचार करते हैं तो स्कंदगुप्त का प्रधान रस वीर सिद्ध होता है। नाटक में रस वीर ही है, स्थायी भाव उत्साह का आशय। स्कंदगुप्त विरोध और स्पर्श, संघर्ष, आलंबन और विषाद, चिंता आदि संचारी भाव तथा स्कंदगुप्त द्वारा प्राप्त सफलताएं अनुभव हैं। मतलब रस के जितने अंग हैं उन सबको इस वीर रस के माध्यम से स्कंदगुप्त में स्पष्ट किया गया है। अन्य रसों में शांत और हास्य की अवतारणा भी नाटक में हुई है। अभिनेता, नाटक दृश्य काव्य है, यह कल्पना नहीं रंगमंच की वस्तु है, अतः उसे हम अभिनय कर सकते हैं। पात्रों के माध्यम से हम कक्षा में भी पात्र बना के पढ़ा सकते हैं और उसको हम मंच पे भी कार्यक्रमों में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पात्रों की बहुलता, उबाल देने वाले लंबे संवाद और अभिनेता में बाधा प्रस्तुत करते हैं। इन बाधाओं के रहते हुए भी स्कंदगुप्त में अभिनय की विशेषताएं हैं। प्रस्तुत काव्य और गीतों में, परंतु काव्य और गीतों की अतिशयता ने नाटकीय क्रिया व्यापार और अभिनय में कभी कभी बाधा प्रस्तुत की है। अधिक गीत हो जाने से पढ़ाते समय, मंच पर अभिनीत करते समय उसमें बाधा आती है। या तो हमें नाटक छोटा करना पड़ेगा या फिर उसके विषय से हम वंचित हो जाएंगे। नाटक में 16 गीत हैं जिनके काव्यात्मक और सौष्ठव में 2 गत न होते हुए उनकी ऐसी झड़ी नाटक में अच्छी नहीं लगती है। दृश्यों में उचित काट छाँट करके
दृश्य योजना को सरल और मिलता जुलता बनाया जा सकता है। कुछ पात्रों में दोहरी भूमिका देकर अभिनेता की भीड़ भाड़ भी कम की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में स्कंदगुप्त सर्वोत्तम है। धन्यवाद।